आज का एपिसोड जो होगा सारे आने वाले बीपीएससी यूपीएससी तथा सारे राज्यों के पीसीएस एग्ज़ाम स्पेशल साथ बात करेंगे। इस एपिसोड में बात हम करने वाले हैं यूनियन बजट। जैसा कि हम सभी को पता है, यूनियन बजट आने वाला एक साल के जितने भी हमारे एग्ज़ाम होंगे सारे एग्ज़ाम में इससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब प्रश्न होता है कि यूनियन बजट हम कौन सी पढ़ें। चूँकि अब देख सकते हैं कि 1 फरवरी को भारत सरकार अपने फाइनेंशियल बजट को, वित्त बजट को हमारे सामने प्रदर्शित कर चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि भारत के सारे राज्यों ने अपना अपना बजट दे दिया है। तो हम देखेंगे केंद्रीय बजट। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले साल का जो बजट था 2021-22 और अभी जो हमारी बजट है 2022-23, ये दोनों को हम स्टडी करें। पिछले साल वाला बजट मुझे ऐसा मानना है कि आपने पिछला बजट पे अच्छा आपकी कमांड होगी और ये बजट पे भी आपकी कमांड हो जाएगी। तो आज के हम एपिसोड में ब्रीफ में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लेकर के। सरकार ने कौन कौन से सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया है, किसको प्रमोट करना चाहती है और कौन से क्षेत्रों में कितना सरकार ने फंडिंग किया है, एलोकेट किया है। ये सारी चीज़ों को आज हम 2022-23 के बजट में देखने वाले हैं। चूँकि भारत सरकार की जो बजट है, इस बजट में मुख्य रूप से जो मेरा काम होगा या मुख्य रूप से जो हम फोकस करेंगे, वह भारतीय बजट के हम फीचर पे बात करने वाले हैं कि इसकी फीचर क्या है। चूँकि हम सभी को पता है कि यदि हम 2022-23 के बजट को देखें, तो इसमें जो लक्ष्य को रखा गया है, अमृत काल करके इसकी लक्ष्य को निर्धारित की गई है और इसमें 3 चीज़ों को मुख्य रूप से फोकस किया है। सबसे पहला ग्रोथ पर हम फोकस किए हैं और ग्रोथ के साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंक्लूसिव वेलफेयर के एक्टिविटीज़ हैं, उस पे भी सरकार ने फोकस किया है। दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि डेवलपमेंट को एक सक्षम बनाएगा। एनर्जी ट्रांजिशंस और जो क्लाइमेट एक्शंस हैं, इसको भी ये आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा, जिसके कारण सरकार कहती है कि नहीं, टेक्नोक्रेट हमें बनना होगा, टेक्नोलॉजी को हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि वर्चुअस जो साइकिल होती है, उसको सरकार कहती है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तहत इसको और आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि क्राउडेड इन पब्लिक जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें एक बढ़ोतरी होगी और देश की राष्ट्रीय आय तथा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं या और भिन्न-भिन्न प्रकार का जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन हो सकता है। 22-23 का जो बजट है, इस बजट में मुख्य रूप से 4 चीज़ों पे प्रायोरिटी दिया गया है। पहला हमारा है पीएम गति शक्ति, सेकंड है डेवलपमेंट, हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। उसके बाद है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट और चौथा जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंसमेंट करेंगे, जो भी हमारी उत्पादकता होगी उसको बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारे इन्वेस्टमेंट तथा अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटी यानी कह सकते हैं अवसर के रास्ता खुलेंगे। एनर्जी ट्रांजिशंस और क्लाइमेट एक्शंस, इस पे सरकार कहती है कि हम बहुत ज़्यादा वे में इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चूँकि देखा जाए जो हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड है, तो हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन में क्या इसकी स्थिति रही, सेकेंड लॉकडाउन में क्या स्थिति रही। चूँकि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन से कहीं न कहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि देश की इकोनॉमी को हम कोशिश किया जा रहा है कि हम इसको रिकवर कर लेंगे। रिसिलियंस वे में हम इसको आगे बढ़ाने की सरकार कर रही बात करने की कोशिश कर रही है। चूँकि इस परिस्थिति में देखा जाए तो ओवरऑल हम देखेंगे कि फर्स्ट जो हमारा फेज़ आया था कोरोना का, तो फर्स्ट फेज़ में भारत सरकार ने कहा कि कोविड-19 में लोगों की जान बचाने हेतु जब यहाँ पर वैक्सीन्स की बात हो रही तो लगभग टोटल जो देश की एडल्ट हैं उसमें फर्स्ट फेज़ में या फर्स्ट डोज आप कह सकते हैं लगभग 93% लोगों को, एडल्ट लोगों को फर्स्ट डोज दे दिया जा चुका है। वही यदि हम सेकंड डोज की बात करें तो एडल्ट को लगभग 69.8% अभी तक, बजट के आधार पर मैं बात करूं तो लगभग 69.8, मोटा मोटी आप कह सकते हैं 70% लोगों को सेकंड डोज भी दिया जा चुका है। हम ट्रेंड्स इन डेफिसिट की बात करें तो चूंकि आप देख सकते हैं कोरोना का बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव इस पर पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। चाहे हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, चाहे हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स हो, इसके में भी एक बहुत बड़ी गैप देखने को मिला है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्वार्टरली कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, इसका भी नेगेटिव प्रभाव हुआ। ईपीएफ की बात करें, इसमें भी एक नेगेटिव प्रभाव। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारी आर्थिक स्थिति पर इसकी एक बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। अब इस आधार पर यदि देखा जाए तो पीएम सबसे पहला जो सरकार की फोकस थी, वह फोकस था पीएम गति शक्ति। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति को सरकार खास तौर पे 7 इंजन या कह सकते हैं इसको खींचने के लिए 7 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और 7 इंजन में सरकार ने एक तरह से कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ऐसे सेंस में हम कह सकते हैं
कि सरकार रोड इसके अंतर्गत जो 7 इंजन को लाई गई है प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत, तो वो आपका रोड्स है, रेलवेज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं यानी जिसको बंदरगाह आप बोलते हैं, मास ट्रांसपोर्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, वाटरवे जिसको जलयान आप कहते हैं, तथा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको सरकार बढ़ाने की बात कर रही है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं नेशनल मास्टर प्लान भारत सरकार का एक लक्ष्य है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे या लॉजिस्टिक जो सिनर्जी की बात हो रही है, इसको भारत सरकार कहती है कि नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत लक्ष्य है कि इसको हम वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यदि देखा जाए तो मास्टर प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए भारत सरकार इसको एक एक्सप्रेसवे रूप में काम कर रही है, और इस आधार पे कह सकते हैं कि मास्टर प्लान जो होगा फॉर्मुलेशंस के आधार पर एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 25,000 किलोमीटर, ध्यान देंगे लगभग 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे 2022-23 में सरकार बना करके तैयार करेगी। यह बजट 2022-23 में ऐसा बताया जा चुका है। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखें तो यूनिफाइड जो लॉजिस्टिक हमारा इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, इसको भारत सरकार ने अलाउ किया है, जिससे कि डाटा एक्सचेंज जो हमारे ऑल भिन्न भिन्न प्रकार के जो मोड ऑफ ऑपरेटर्स हैं, इसमें इसकी इंटरफेस को इंक्रीमेंट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और यदि हम ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक की बात करें तो भारत सरकार कहती है कि हम पैसेंजर को ट्रेवल सीमलेस के रूप में बढ़ाएंगे, जिससे कि उनके अनेक अनेक प्रकार की चुनौतियाँ होती है वो चुनौतियाँ से उनको बचाया जा सके। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी भारत सरकार बनाने की बात कर रही है, जो 2022-23 में देश की जनता को ये सरकार कहती है कि हम आपको एक अवार्ड के रूप में आपको उपलब्ध कराएंगे। तो यह जो 4 मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, यह पार्क जो होगा पीपीपी मॉडल पे बनेगा। पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर इसको तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंटीग्रेशंस ऑफ पोर्टल और रेलवे जो हमारे नेटवर्क्स होती है, इसको भी भारत सरकार ने कहा कि हम पार्सल मूवमेंट के आधार पर इसको हम फैसिलिटेट करेंगे, यानी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद जितने भी भारत में रेलवे स्टेशन हैं, वहाँ पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात किया जा चुका है, और सरकार ने कहा है कि कवच के अंदर सरकार एक कवरेज एक्सटेंड करेगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि वंदे भारत जो ट्रेन है, भारत सरकार ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का हम परिचालन और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि वंदे भारत ट्रेन जो है राजधानी एक्सप्रेस से कहीं ज़्यादा स्पीड चलती है, साथ ही साथ कम समय लेती है। आज के जिस तरह से भाग दौड़ की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में लोग के पास समय का बहुत बड़ा अभाव हो चुकी है। इस समय को बचाने हेतु भारत सरकार ने वंदे भारत ऐसे ट्रेन को शुभारंभ करने की बात की है। 400 नए जनरेशन्स वाले वंदे भारत ट्रेन चलेंगे, चूँकि इसमें बिहार के पटना से भी बताया गया है। फिर बताया गया कि यदि पटना से चलती है तो उसके बाद फिर गया से भी शुरू करने की बात किया जा चुका है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बात करें तो मास लेवल पर कह सकते हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशंस पर भारत सरकार इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने का कोशिश कर रहा है। नेशनल रोडवेज को डेवलपमेंट प्लान सरकार ने लाया, जिससे कि एक कह सकते हैं सस्टेनेबल एक अल्टरनेटिव यानी एक ऑप्शन प्राप्त होंगे, जिससे कि हमारा कन्वेंशनल रोड्स प्राप्त होंगे। ऐसे क्या होगा कि जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के कैपेसिटी जो बिल्डिंग होगी, यह कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि देश की अर्थव्यवस्था में देश की विकास में इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। अब चूँकि हम देख सकते हैं कि इसके अलावे जैसा कि कोरोना के टाइम में पूरे देश को यदि कोई पार्ट या कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा निर्भर बनाया या सबसे ज़्यादा कह सकते हैं बूस्टअप दिया, तो उसका नाम है एग्रीकल्चरल फील्ड। तो एग्रीकल्चर जिस तरह से सरकार के कह सकते हैं पहले प्रायोरिटी में कि हम एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाएंगे, तो चूँकि हम देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने कहा कि गंगा किनारे वाले जो भी लैंड है एग्रीकल्चरल लैंड है, उनको भारत सरकार ने कहा कि उसको हम केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के तहत हम किसानों को इस तरह के लैंड उपलब्ध कराएंगे, और इस तरह के फार्मर के जहाँ पर बिना किसी कह सकते हैं कि केमिकल प्रोडक्ट को हम प्रोडक्शंस करेंगे। इसके पीछे रीजन भी सरकार की योजना भी था कि 2022 तक किसानों का जो इनकम था उसे डबल करना। वो अलग बात है, कोरोना आया जिसके कारण सारे क्षेत्रों पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़े। उसके अलावा देख सकते हैं भारत सरकार ने कहा कि पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशंस को भी प्रमोट करेंगे, जिससे कि कंजप्शंस और ब्रांडिंग जो मिलेट प्रोडक्ट्स होते हैं, मिलेट मतलब कह सकते हैं कि जो आप ओवरऑल कह सकते हैं मकई, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं, तो इसकी सरकार कहती है कि उसको हम ब्रांड बनाएंगे तथा उसके कंजप्शन बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज होंगे,
यह कहीं न कहीं डिलीवरी किया जाएगा किसानों को, और वह जो डिलीवरी किया जाएगा किसानों तक जो उपलब्ध कराई जाएगी वह पीपीपी मॉडल पर होगा, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको हम सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में जानते हैं। और इस आधार पे किसान को भारत सरकार ने कहा कि हम उसे ड्रोन भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनकी एग्रीकल्चर में कहीं न कहीं नए नए तकनीक का इस्तेमाल होगा, और जो नए नए साहब तकनीक का इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेंगे तथा किसानों का समय कम लगेगा। इसको लेकर के भारत सरकार ने एक कह सकते हैं कि फंड विथ ब्लेंडिंग कैपिटल सरकार ने इसको लिए लॉन्च की है। और इससे क्या होगा कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप करने में उनको एक फाइनेंस जो होता है, वित्त जो होता है, उनसे उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। इस आधार पे देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि राइस और व्हीट यानी गेहूं और चावल की यदि हम बात करें तो आप ओवरऑल देख सकते हैं कि जहां 2019-20 में आप रेड वाले देखिए तो 2018 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 में हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2021 तक का जो डेटा है। तो इस डेटा में हम देख सकते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा देखा जाए तो गेहूं में गिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट हाई डिस्ट्रीब्यूशंस जो पेंडेमिक में हुआ, तो इसमें जो एक नेगेटिव प्रभाव पड़े, सरकार कहती है कि नहीं हम इसको इन्हांस करेंगे, मतलब हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चूँकि इससे क्या होगा कि जो हमारा फूड ग्रेन्स प्रोडक्शंस होगा, इसके एक रिकॉर्ड हम देख सकते हैं कि जोर मिला। और ख़ास तौर पर कोविड-19 में भारत को यदि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला तो वो एग्रीकल्चर से मिला। चूँकि आप देख सकते हैं कि 2020-21 में हमारा जो है 4th पोजीशंस आती है, और इसमें हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा हम कह सकते हैं जो 2019-20 में हमारे पास रिकॉर्ड लगभग 280 मिलियन टन का था, वह बढ़ कर के लगभग 300 मिलियन टन पहुंच चुका है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। कोरोना ऐसे महामारी में देश को सबसे बड़ा यदि सपोर्ट किया तो एग्रीकल्चर किया। और इसको लेकर के सरकार ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है, और इससे लगभग 9.1 लाख हेक्टेयर जो फार्मिंग लैंड है यानी एग्रीकल्चरल जो लैंड है, इसको इससे प्रॉफिट होगा। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर लगभग भारत सरकार ने कहा कि 62 लाख पीपल को इससे ड्रिंकिंग यानी पेयबल पानी, पीने योग्य पानी उन्हें उपलब्ध होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात होगा कि इससे 130 मेगावाट के बिजली से भी इससे जनरेट होंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं केन बेतवा जो लिंक भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट शुरू कर किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया गया, तो इससे अनेकों अनेक प्रकार के फ़ायदा होंगे, चाहे वो कृषि को लेकर के बात करें, चाहे हम ड्रिंकिंग वाटर को बात करें, या हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एनर्जी को लेकर के। तो 5 इस तरह से ऐसे और प्रोजेक्ट इस प्रोसेस के अंदर में है जो भारत सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने जा रही है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो ग्रोथ जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि परसेंट की बात करें तो ए रेसिलियंट रूप में इसका एक विकास देखने को मुख्य रूप से मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी भी हम कह सकते हैं, और बहुत अच्छी इसकी कार्यप्रणाली को भी देखने को मिला है। अब हम बात करेंगे एजुकेशंस का, क्योंकि एजुकेशन कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के, किसी भी देश का यह एक बैकबोन होता है। तो भारत सरकार ने एजुकेशन पे क्या काम करा, इस पे देखेंगे। तो भारत सरकार ने कहा कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, मतलब हम जो एजुकेशन अब प्रोवाइड करेंगे वह हमारे क्वालिटेटिव होगा, यानी क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए सरकार तत्परता दिखा रही है। इसको लेकर के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम भी भारत सरकार लॉन्च की है, और इसको एक्सटेंड करके लगभग 200 टीवी चैनल तक पहुंचाने की बात किया जा रहा है। वर्चुअल जो लैब्स हैं और स्किलिंग जो ई लैब्स हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक जो लैब्स हैं, उसको भी भारत सरकार प्रमोट करे, जिससे कि हमारे पास एक एनालिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स होता है इसको हम डेवलप करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट जो होता है इसको हम स्टिमुलेट करेंगे, मतलब एक दूसरे से जोड़ के हम इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम कह सकते हैं कि डिजिटल जो हमारा यूनिवर्सिटी होता है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको भी भारत सरकार कह रही है कि हम उसको उपलब्ध कराएंगे, उसको स्थापित करेंगे, जिससे कि वर्ल्ड क्लास की जो क्वालिटी यूनिवर्सल जो एजुकेशन होगा वह देश के स्टूडेंट को, देश के विद्यार्थियों को यह मुहैया कराने में सक्षम होगा। कि विश्व में यदि हम ग्लोबल एजुकेशन की बात करें, भारत की एजुकेशन की बात करें, तो विश्व में ऐसे क्या पढ़ाई होती है, हमारे यहाँ क्या पढ़ाई होती है, कि हमें पिछड़ने के पीछे रीजन्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ों पर भी भारत सरकार एजुकेशन पर भी बात कर रही है। और हाई क्वालिटी यदि हम बात करें तो ई कंटेंट का मतलब होता है साहब कि जो आपको इंटरनेट पर अच्छे से अच्छा एजुकेशनल मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध होती है। तो सरकार ने कहा कि हम हाई क्वालिटी का ई कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे और डिलीवर्ड कराएंगे डिजिटल टीचर्स के द्वारा। और स्किल डेवलपमेंट की यदि बात करें तो स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने कहा
देश स्टेक ई पोर्टल लॉन्च किया। देश स्टेक ई पोर्टल का मतलब क्या होता है? डी स्टैंड फॉर डिजिटल, ई स्टैंड फॉर इकोसिस्टम और एस स्टैंड फॉर स्किलिंग और ई पोर्टल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। तो ओवरऑल हम बात करें तो सरकार डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग यानी कौशल विकास को डेवलप करने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च करेगी, जिससे कि हमारी आपकी जो लिवलीहुड होगा इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और सरकार ने कहा कि ऑनलाइन ट्रेनिंग हम प्रमोट करेंगे और इसको जितना जल्द हो सकेगा हम लॉन्च करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्टार्टअप जो सरकार कर रही है, खासतौर पे जो एंटरप्रेन्योर्स, जो देश के युवा निवेशक कर सकते हैं या युवा जो स्टार्टअप आने वाले हैं, उनको इससे प्रमोट किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं ड्रोन शक्ति, जो ड्रोन कर सकते एज ए सर्विसेज जो भारत सरकार कर रही है, इसको कहीं इससे एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा या फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। अब बात हम करेंगे हेल्थ सेक्टर की। तो यदि आप हेल्थ सेक्टर में देख सकते हैं तो चूँकि कोरोना के टाइम में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा यदि इफेक्टिव हुआ, प्रभावित हमारा हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ा तो हमारा हेल्थ सेक्टर पे पड़ा। अभी फिर हम देख सकते हैं कि कोरोना का चौथा लहर दिल्ली में प्रवेश कर चुका है। सरकार इस पे योजना परियोजना बना रही है, अनेकों अनेक प्रकार की पाबंदियाँ फिर लगेगी, क्योंकि जब तक कह सकते जन भागीदारी नहीं हो सकती तब तक ऐसे चुनौतियों से, ऐसे पेंडेमिक बीमारियों से बचना मुझे भी लगता है कि नामुमकिन है। तो इस आधार पर देखा जाए हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार ने क्या कहा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को सरकार ने कहा कि हम रोल आउट करेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसको सरकार ने कहा कि हम क्वालिटी काउंसलिंग के आधार पर इसको लॉन्च करेंगे। क्वालिटी मतलब गुणात्मक, और काउंसलिंग का मतलब होता है एक सलाहकारी रूप से। सरकार ने कहा कि हम आपको लॉन्च करके ये उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर क्या होता है, तो इसमें जो मिशन शक्ति और मिशन वत्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, ये सारे जो भारत सरकार के द्वारा प्रोग्राम या इनिशिएटिव्स हैं, इसको सरकार कहती है कि हम लॉन्च जितना जल्द हो सके करके आपको दूंगा। 2 लाख आंगनबाड़ी को भारत सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया है। 2 लाख, ध्यान देंगे, 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को सरकार ने सक्षम आंगनबाड़ी के रूप में अपग्रेड किया है। यदि हम 2022-23 के रिपोर्ट को देखें तो लगभग 20,263 सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में भारत सरकार का लगभग खर्च आती है 20,263। साथ ही साथ हम यदि प्रधानमंत्री पोषण की बात करें तो प्रधानमंत्री पोषण, जिसको हम लोग पहले मिड डे मील बोला करते थे, ध्यान दीजिएगा, तो ये मिड डे मील हमारा था, माध्यमिक भोजन, मध्यम भोजन जो थी, इसको अभी नाम बदल कर प्रधानमंत्री पोषण कर दिया गया है। तो इस पर सरकार 10,234 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट दी है, या कह सकते हैं एलोकेशन दिया है। चूँकि हम मिशन वत्सल्य की बात करें तो इसमें सरकार का 1,472 करोड़ रुपया का खर्च आती है। मिशन शक्ति पे सरकार का खर्च है 3,184 करोड़। 3,184 करोड़ जो है सरकार का इस पे भी खर्च बना हुआ है। अब हम बात करेंगे कि वेलफेयर जो फोकस सरकार कर रही है, कौन कौन से ऐसे चीज़ें जिस पे सरकार सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो सबसे पहला देख सकते हैं हर घर नल से जल, मतलब हम मोटा मोटी कह सकते हैं कि सरकार की योजना है कि हर घर तक जो टैप वाटर होती है, जिसको हम नल का जल बोलते हैं, पहुंचाने की सरकार का उद्देश्य है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर हैं, यह पृथ्वी जो हमारा टोटल जो वाटर है उसका मात्र 3% ही पानी ऐसा बचा हुआ है जो ड्रिंकिंग वाटर है। तो चूँकि हमें अवेयर होना होगा और इसे बचाना होगा, इसको लेकर के जन जागरूकता भी फैलानी होगी। तो इसको लेकर के हर घर नल से जल सरकार ने शुरू किया है। इसमें लगभग 3.8 करोड़ घरों तक भारत सरकार 2022-23 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है कि लगभग 3.8 करोड़ घर तक हम हर घर नल से जल हम पहुंचाएंगे। दूसरा हम यदि बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों में सरकार 2022-23 तक 80 लाख घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको तैयार करके आम जनता को उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री देव इन की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के कह सकते हैं जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए प्रधानमंत्री ने PM देव इन यानी इंडियन नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर के सरकार ने एक अलग से योजना लाई है। उसके बाद एक एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम था। एस्पायरेशनल का मतलब होता है महत्वाकांक्षी।
तो महत्वाकांक्षी जो ब्लॉक प्रोग्राम्स है, इसके तहत हम कह सकते हैं कि जो अभी भी ब्लॉक्स जिला के महत्वाकांक्षी जिला के वैसे ब्लॉक जो अभी भी कहीं न कहीं विकास से अवरुद्ध हैं, उनको सरकार ने कहा कि हम उसे डेवलप करेंगे। चूँकि चौथा वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम भारत सरकार के द्वारा लाई गई है, तो इसमें टारगेट किया गया है कि गाँवों को हम विकास करेंगे, गाँव को हम डेवलप करेंगे और ये जो गाँव का डेवलप होगा, ये जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट है, मतलब नॉर्दर्न बॉर्डर पर जो अभी भी छूट चुके हैं डेवलपमेंट से, अभी भी उनको कह सकते हैं विकास का लाभ किसी भी प्रकार के उपलब्ध नहीं हो सका। सरकार ने कहा कि मैं वैसे सारे क्षेत्रों को उपलब्ध कराऊंगा। डिजिटल बैंकिंग को यदि बात करें तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा लगभग 100% पोस्ट ऑफिसों में सरकार ने कही है कि बैंकिंग सिस्टम या कोर बैंकिंग, जिसको सीबीएस बोलते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम को हम लाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आम जनता को इससे सहूलियत मिलेगा। उसके बाद डिजिटल पेमेंट की बात करें तो जितने भी देश में शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक का मतलब होता है कि आरबीआई के शेड्यूल 2 में जो बैंकों का नाम आता है वो शेड्यूल्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो शेड्यूल जितने भी हमारे देश में कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनको सरकार ने कहा कि लगभग उनके पास 75 यानी 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को देश के 75 जिला में सरकार लॉन्च करने की बात कर रही है। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा यदि कोरोना के टाइम में भी देश का सरकार का सबसे ज़्यादा यदि आप प्रमोट करने की बात हो रही थी या कह सकते हैं विकास करने की बात हो रही थी, बढ़ावा देने की बात हो रही, वो था एमएसएमई, मध्यम सूक्ष्म उद्योग की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें सरकार ने कहा कि इसमें हम बहुत सारे पोर्टल को इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात था कि सरकार ने कहा कि हम ईसीएलजीएस के तहत इसको हम बढ़ाएंगे, जिससे कि हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे इंटरप्राइज होंगे उसको हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। रिवैम्पिंग सीजीटीएमएससी को बढ़ावा की बात कर रही है। एमएसएमई में एक्सेलरेट करेगी सरकार, इसको और आगे बढ़ाएगी, बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रैम को परफॉर्मेंस के आधार पर इस प्रोग्राम को भारत सरकार ने कहा कि हम इसे रोल आउट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं न कहीं जो हमारा 2022-23 का बजट है, यह एक कह सकते हैं केंद्र बिंदु के साथ इसको तैयार किया जा चुका है। यदि हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी का, तो प्रोडक्टिविटी कहीं न कहीं इन्हांसमेंट हुई है और इससे हमारे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो 2.0 है, सबसे पहले हम इसकी बात करें तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 में सरकार जो चलती है वो ट्रस्ट के आधार पर चलती है। दूसरी बात करें तो जो हमारा सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो सिस्टम्स हैं उसको इंटीग्रेट की बात कर रहा है और सरकार कहती है इसको हम आईटी ब्रिज के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सरकार कहती है कि जो परिवेश जो पोर्टल है उसकी स्कोप को और हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, उससे सरकार ने कहा कि उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस पर तैयार करेंगे, जिससे कि भारत में जितने भी लैंड है उसको मैनेजमेंट करने में, हमें रिकॉर्ड हासिल करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ हम कह सकते हैं सीपीएसई को सरकार ने इस्टेब्लिश करने की बात करी, जिससे कि कहीं न कहीं जो आप कह सकते हैं बहुत सारी जो कंपनियाँ जो वॉलंटरी लेवल पे काम करती है, वो जो वाइंडिंग अप हो रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कहीं न कहीं वो बंद होने की कगार पे हैं। सरकार ने कहा कि उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, फंडिंग करेंगे तथा अनेक प्रकार की जो चुनौतियों से जूझ रहे हैं, वो चुनौतियों से हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो ई बिल जो होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिल जो सिस्टम होती है, इंड टू इंड ऑनलाइन तथा जो कह सकते हैं श्योरिटी जो बॉन्ड्स होता है, उसको भारत सरकार ने कहा कि हम यूटिलाइज़ करेंगे, जिससे कि सरकार की जो गवर्नमेंट की जो प्रोक्यूरमेंट होगा, इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशंस होगा। एबीसीजी प्रमोशन टास्क फोर्स लाने की बात हुआ है। 5G को पीएलआई स्कीम्स के अंतर्गत सपोर्ट करने की बात हो रही है। फिर भारत सरकार ने कहा कि डिफेंस तथा रिसर्च और डेवलपमेंट जो है, खासतौर पर चाहे वो इंडस्ट्री के लिए हो, स्टार्टअप के लिए हो या एकेडमी किसी भी एकेडमिक ज्ञान नॉलेज या स्टडी के लिए हो, इसको सरकार ने कहा कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। अब होता है ईज ऑफ डूइंग के बाद होता है हमारा ईज ऑफ लिविंग। तो जितने भी खासतौर पे सरकार ने यहाँ पर आश्वस्त करने की कोशिश किया कि जो चिप इम्बेडेड ई पासपोर्ट्स होंगे उसको हम आश्वस्त करते हैं कि इसको और हम आसान बनाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि कहीं ना कहीं बाई लॉज बिल्डिंग मॉडर्नाइजेशन बिल्डिंग जो है उसमें मॉडर्नाइज किया जाएगा। साथ ही साथ टाउन प्लानिंग स्कीम्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और ओरिएंटेड डेवलपमेंट को ट्रांजिट किया जाएगा। अब इससे क्या फ़ायदा होंगे? इससे फ़ायदा क्या होंगे साहब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्बन प्लानिंग है यानी शहरी जो नियोजन है
उसको एक एक्सेलेंस सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश करने की सरकार को इसमें मदद मिलेगी। और इस आधार पर हम कह सकते हैं जो बैटरी स्वैपिंग है इसको प्रोवाइड किया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग जो पॉलिसी है, नीति है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और इससे कहीं न कहीं हमारा चार्जिंग स्टेशन अर्बन एरियाज़ में जो होंगे उसको सेटअप करने में सरकार के एक ऑप्शन के रूप में मिलेगा, या कह सकते हैं सरकार को एक विकल्प तैयार हो जाएगा। एलोकेशन की यदि हम बात करें तो पीएलआई स्कीम 2022 में और 2023 में यदि बात करें तो सरकार ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को लिए 528 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट दिया है। यदि हम लार्ज स्केल की बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर आता है तो इसमें 5300 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट सरकार ने दिया है। फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, मेडिसिन की हम बात करें तो 1629 करोड़ रुपया का भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट दिया है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो जो मेन कह सकते हैं बेसिक नीड्स या देश के विकास को बढ़ावा देने के जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वे सारे चीज़ों पर सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है। अब हम देखते हैं फाइनेंस के बारे में। तो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के जो फाइनेंस है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होती है इसको कंटिन्यू किया गया, जिससे कि प्राइम प्राइवेट पंपिंग किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इसको 2022-23 में बढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि डिजिटल रुपया जो होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2022-23 में इसको इंट्रोड्यूस भी कर सकती है, शुरू भी कर सकती है। तो हम प्रायोरिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर को देंगे, ठीक है। तो इस आधार पर क्या होगा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप हो गए उसको भारत सरकार ने कहा कि हम मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज आपको उपलब्ध कराएंगे। इससे क्या होगा कि ग्रीन बॉन्ड्स जो होंगे उसको हम मोबिलाइज रिसोर्स के रूप में यूज़ करेंगे, तो इससे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगे। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो होगा और डाटा सेंटर जो देश के होंगे, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो होंगे, इसको भी इससे फ़ायदा होगा। उसके बाद सरकार ने कही कि हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट जो देंगे वो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट के आधार पर हम उसको मेज़र करेंगे और मेज़र करके उनको हम अलग से सहायक इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लेंडिंग फाइनेंस होगा वो सनराइज सेक्टर्स के रूप में बढ़ेगा। इससे एक बहुत बड़ी प्रॉफिट देश को मिलेगा। तो इससे सबसे बड़ी फ़ायदा होगा कि जो हमारा फिजिकल स्पेस स्टेट्स हैं इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसको एक मदद मिलेगी। और भारत सरकार के आउटले जो स्कीम्स हैं उसमें भी इन्हेंसमेंट मिलेगा। और इससे क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहे राज्य का हो केंद्र सरकार को, इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगी। 2022-23 में स्टेट को देखा जाए तो उसको फिजिकल डेफिसिट लगभग देखा जाए जीएसडीपी का यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लगभग 4% का उनको डेफिसिट होती है, जो यदि देखा जाए तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स में लगभग 0.5% ये टाई करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो देश की इकोनॉमी में इसकी एक बहुत बड़ा बूस्टअप होगा। उसके आप देख सकते हैं टैक्स प्रोपोजल की बात करें तो टैक्स प्रोपोजल में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा इसमें कोई बदलाव नहीं किए हैं। जो पिछला हमारा टैक्स प्रोपोजल में सरकार ने दिया था उसी विचार को अभी भी रखा गया है, इसमें कोई नया चेंजेज नहीं किया जा चुका है। लेकिन हाँ, इसमें बदलाव किए गए कि यदि कोई जैसे कह सकते हैं बिटकॉइन ये सब करेंगे, कह सकते वर्चुअल मनी से जब बिजनेस करेंगे तो उन पे सरकार कहती है कि उन पे अलग से इन्वेस्टमेंट या उन पे अलग से लगाया जाएगा। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो सरकार के द्वारा अनेक फील्डों में अच्छे अच्छे एलोकेशन दिए गए। जैसे नेशनल हेल्थ में देखा जाए तो 2021-22 में जहाँ 34,947 था अभी 23 में बढ़ाकर 37,800 कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन मिशन में देखा जाए तो 21-22 में जहाँ 30,796 था अब बढ़ा करके 39,553 कर दिया गया। यदि हम देखते हैं इसके अलावा जल जीवन हरियाली में देखें तो 21-22 में 45,011 करोड़ थी, अब इसको 60,000 करोड़ किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखते हैं 21-22 में 140 मतलब 1,00,000 कह सकते 14,000 करोड़ थी जो अब 19,000 करोड़ हो गया। पीएम किसान में देखा जाए तो पहले 67,500 करोड़ रुपया थी जो 68,000 करोड़ रुपया कर दिया जा चुका है। ओवरऑल देखा जाए 21-22 में आप देखते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में जहां 7400 करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट थी, वहीं पर 22-23 में सरकार ने इसको बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया कर चुका है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो इसमें 21-22 में जहां 5,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट था सरकार ने इसको 6,400 का इन्वेस्टमेंट दे चुकी है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो पूरे फील्ड में सरकार इसको बढ़ावा देने की बात हो कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर देख सकते हैं। तो ये सारे जो फील्ड हैं सारे फील्ड में सरकार अनेक प्रकार के योजना परियोजना के तहत इसे बढ़ाने की बात कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस साल का जो बजट है ये कहीं न कहीं मुख्य पॉइंट बिंदु को देखते हुए इसको तैयार की गई है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो तथा
सरकार के द्वारा ये सारे इनिशिएटिव देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है तथा आम जनता इससे प्रॉफिट